यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारतीय इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर BSR, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पर आधारित टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए फिर समय को नष्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? देखिए, 4 विकल्प हैं। कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच या फिर फ्रांसीसी। तो बहुत ही आसान और प्यारा सा प्रश्न है, अधिकतर साथी जानते ही होंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ पर आए थे, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगाली सबसे पहले व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1498 में वास्को डी गामा जब समुद्र मार्ग की खोज करते हुए भारत में पहुंचा, तो काली कट के तट पर वहां के शासक जमोरिन ने उसका जोरदार स्वागत किया, जबकि अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। तो राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का जोरदार स्वागत किया और अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। तो देखिए, परीक्षा में कभी कभी ये क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं कि कौन व्यापारी पहले आए और कौन बाद में आए। तो देखिए, भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो आए थे वो आए थे पुर्तगाली, और उसके बाद में कौन आए थे? डच आए थे, और डचों के बाद में आए थे अंग्रेज, और अंग्रेज़ों के बाद में आए थे डैन, और डैन के बाद में आए थे फ्रांसीसी। तो एक बार और सुन लीजिए, तो पहले आए थे पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद में कौन आए थे? डच, डचों के बाद में आए थे अंग्रेज, अंग्रेज़ों के बाद में आए थे डैन, और डैनों के बाद में आए थे फ्रांसीसी। तो यह है इनका क्रम, जो हमको भली भांति मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था? तो देखिए, फ्रांसीसियों का जो प्रभुत्व था वो बांडीवास के युद्ध में समाप्त हो गया था। किसमें हुआ था? बांडीवास के युद्ध में हो गया था। तो देखिए, ये युद्ध कब हुआ था? तो बांडीवास का जो युद्ध था ये 22 जनवरी सन 1760 को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले थे आयरकूट, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करने वाले थे कि कौन थे? वो थे काउंट लालिन का नाम था। ठीक है, तो काउंट लालिन ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया, जबकि आयरकूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ मेरे भाई कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। और 1761 में अंग्रेज़ों ने किसको? पांडिचेरी को भी अपने अधीन कर लिया। और इस प्रकार से 1 वर्ष के अंदर ही अंदर फ्रांसीसियों ने जो अपने अधीन भूभाग थे, जो उनके अधीन भूभाग थे, वो भी खो दिए। ठीक है, और इस युद्ध का जो युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी? तो पेरिस की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। ठीक है, और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने किया था। और फिर फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो काउंट लाली ने किया था। जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की। हार हुई थी फ्रांसीसियों की। ठीक है, उसके बाद में 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर भी अधिकार कर लिया। और इस तरीके से 1 वर्ष के ही अंदर फ्रांसीसियों ने जो उनके अधीन भूभाग थे वो भी खो दिए। और इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी? पेरिस की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेजों के भारत आने का मंतव्य था। तो देखिए, जो अंग्रेज भारत में आए थे तो उनका मंतव्य क्या था वो हमको बताना है। व्यापार करना, धार्मिक प्रचार करना, तकनीकी प्रचार करना, या अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना। तो देखिए, जो अंग्रेज भारत में आए थे तो उनका एकमात्र उद्देश्य था भारत में व्यापार करना।
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो अंग्रेज भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए ही आए थे। तो प्रश्न नंबर 4 है, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन था? तो देखिए फ्रांसीसियों के हार के जो कारण थे, हार के कारणों में प्रमुख कौन था, ये हमको बताना है। तो देखिए नंबर 1 दिया हुआ है, पांडिचेरी का समृद्ध स्थल न होना, ये गलत टाइप हो गया है। अंग्रेजी सेना का सुदृढ़ होना, डुप्ले का एक अयोग्य सेनापति होना, अंग्रेजों में उत्साह अधिक होना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना। ठीक है, अंग्रेजी सेना का सुदृढ़ होना ही फ्रांसीसियों की हार का मुख्य कारण था। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? तो देखिए जेम्स प्रथम का राजदूत जो कि जहांगीर के दरबार में आया था वो था सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो, जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि 1615 में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? वो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है, कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसी और चीनी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, या फिर अंग्रेज और मराठा। तो बताइए दोस्तों। तो देखिए जो कर्नाटक का युद्ध था 3 बार लड़ा गया था। ठीक है, 3 बार युद्ध हुआ था कर्नाटक का। ठीक है, तो किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वो 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था, जबकि जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध था वो 1749 से लेकर के 54 तक चला, और कर्नाटक का तीसरा युद्ध था वो चला था 1756 से लेकर के 1763 तक चला था। ठीक है, ये तीनों ही युद्ध कर्नाटक में हुए थे, और ये किसके बीच में हुए थे? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुए थे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। तो देखिए 7वां प्रश्न है, अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला था। तो देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, पुर्तगालियों को हराकर, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ विवाह में दहेज के रूप में, मुगल सम्राट से सीधी संधि करके, या फिर मराठों से उपहार के रूप में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए, विवाह में दहेज के रूप में। तो अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? तो देखिए 1761 में जो पुर्तगालियों की एक राजकन्या थी जिसका नाम था कैथरीन, और कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दी गई थी। ठीक है, और इसी शादी में पुर्तगालियों ने बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था, और उसके बाद में चार्ल्स द्वितीय ने सन 1768 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। ठीक है, तो देखिए पुर्तगालियों ने इस शादी में शादी किसकी थी? कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय की शादी में पूरा बम्बई शहर दे दिया था। किसको? अंग्रेजों को दे दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए प्रश्न नंबर अगला है, बाड़ीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो देखिए जो बाड़ीवास की लड़ाई थी अंग्रेजों के साथ, ये थी फ्रांसीसियों के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक जवाब हो जाएगा। और बाड़ीवास का जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ही तो हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। तो 9वां प्रश्न है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? तो देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस शहर का घेरा किया? तो देखिए ये किया था हुगली का। ठीक है, इन्होंने हुगली का घेरा किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 तक कहता है। 10वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए ये प्रश्न आपको कई बार परीक्षा में मिल चुका है, आपने देखा भी होगा किसी न किसी एग्जाम में। ये तो कितनी बार लग चुका है कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, ऑप्शन नंबर 3 सूरत में। ठीक है, तो सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी।
चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो 11 प्रश्न है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था। चंद्रगिरी, मैसूर, कर्नाटक या फिर गोलकुंडा। तो इसका तो ठीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिरी। ठीक है, तो चंद्रगिरी के शासक से मद्रास का पट्टा अंग्रेजों ने प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, चंद्रगिरी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। ठीक है, तो देखिए भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। तो सूरत में, हुगली में, बम्बई में या फिर मद्रास में। तो देखिए भारत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी तो वो हुई थी सूरत में, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हमारा हो जाएगा, सूरत। ठीक है, तो सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो देखिए प्रश्न नंबर 13। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया। ठीक है, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था। कोचीन में, कालीकट में, मछलीपट्टनम में या फिर गोवा में। तो देखिए भारत में यूरोपीय शक्ति का जो पहला किला था वो गोवा में निर्मित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, गोवा में। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14। यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि, गलत टाइपिंग हो गया है, ये असफल है, असफल रहे क्योंकि। तो यूरोपीय व्यापारी थे उनमें पुर्तगाली असफल रहे, क्यों रहे, कारण दिए हुए हैं। उनके पास कोई बंदरगाह नहीं था, उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी, कोचिन के शासक ने उसका प्रबल विरोध किया, उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए। तो देखिए यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। उनकी जो नाविक शक्ति थी कमज़ोर थी, इसलिए पुर्तगाली व्यापारी यहाँ पर सफल नहीं हो पाए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। तो 15वां क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि जब पुर्तगालियों में भी वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था तो राजा वहाँ के कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, लेकिन अरब व्यापारियों ने उनका विरोध किया था। तो देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की प्रतिक्रिया को लेकर के। तो देखिए नंबर 1, उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया। नहीं, उन्होंने पुर्तगालियों का स्वागत नहीं किया था, बल्कि उन्होंने विरोध किया था। और स्वागत किसने किया था, राजा जमोरिन ने, कालीकट के तट पर। ठीक है, नंबर 2 कहता है कि संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया। नहीं, दोनों ने मिलकर के व्यापार भी नहीं किया था। अरब व्यापारियों के अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, अरब जो थे पुर्तगालियों के विरोधी थे, अरबों ने उदासीनता रखी, ये भी गलत है। तो देखिए इसका ठीक जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था। तो देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था, वास्को डी गामा और या फिर अल्फांसो डी अल्मीडा, ये पूरा नाम है इनका, अल्फांसो डी अल्मीडा, अल्बुकर्क या एमेनुअल। तो देखिए अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय बना था। ठीक है, अल्मीडा, तो ये पहला वायसराय है पुर्तगालियों में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अब देखते हैं सवाल नंबर 17। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था। नंबर 1 दिया हुआ है भारत में व्यापार का विस्तार, नंबर 2 भारत में साम्राज्य का विस्तार, नंबर 3 ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये गलत हो गया है, और भारत में इसकी आबादी बढ़ाना। तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में व्यापार का विस्तार करना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भारत में व्यापार का विस्तार करना डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य रहा था। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18।
वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? ठीक है, तो देखिए वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वो था जमोरिन, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। ठीक है, सन 1498 को वास्को डी गामा जब समुद्री मार्ग से कालीकट के तट पर पहुंचा तो वहां के शासक राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। ठीक है, जमोरिन वहां के शासकों की उस समय क्या थी? एक उपाधि थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राजा जमोरिन। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था कालीकट के तट पर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था। ठीक है, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था। नंबर 4 अल्प राजकीय सहयोग। जो फ्रांसीसी थे इनको राजकीय सहयोग अल्प मात्रा में ही मिला था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 20। गलत टाइप हो गया है, तो देखिए सवाल नंबर 20 में गलत टाइप हो गया है। तो ये सवाल है भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था? तो देखिए व्यापारिक पराजय का जो कारण था वो था कमज़ोर समुद्री शक्ति। ठीक है, तो कमज़ोर समुद्री शक्ति के कारण व्यापारिक पराजय उनकी हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 में क्या कहता है। तो देखिए निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए क्रमबद्ध तरीका मैंने आपको पहले बताया था। तो देखिए सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? डच आए थे। और डचों के बाद में आए थे अंग्रेज़, और अंग्रेज़ों के बाद में आए थे फ्रांसीसी। और इसके हिसाब से हम देखें तो देखिए पुर्तगाली नंबर 2 पर हैं, तो पहले 2 आएगा, फिर डच हमारे 1 नंबर पे हैं, तो 2 के बाद में 1, और फिर अंग्रेज़ 3, फिर फ्रांसीसी 4, यानी कि 2 1 3 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न है फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो देखिए फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना था वो कहाँ पर? मुंबई में, ये पांडिचेरी लिखा हुआ है, पांडिचेरी में, मद्रास में, या फिर हुगली में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पांडिचेरी में। ठीक है, तो पांडिचेरी में प्राचीनतम कारखाना फ्रांसीसियों ने स्थापित किया था। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का जो विलय हुआ था ये हुआ 1702 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, 1702 ईस्वी में हुआ था। अब पढ़ेंगे सवाल नंबर 24। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है, ये कहाँ पर है? फोर्ट विलियम कहाँ पर है भाई? बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, या फिर पांडिचेरी में। तो देखिए बहुत ही प्यारा और मोस्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम्स है ये कहाँ पर बना हुआ है? तो देखिए ये है कलकत्ता में। कहाँ पर है? कलकत्ता में। तो फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में है, ये आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 25। द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? यानी कहने का मतलब यह है कि द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन था? तो देखिए अल्वारेज केवल यही था। ऑप्शन नंबर 1 अल्वारेज केवल ही द्वितीय पुर्तगाली व्यापारी था, जो कि वास्को डी गामा के बाद भारत में आया था। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सवाल नंबर 26। तो देखिए बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था। जिसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था तो वो कौन था? वो था अल्बुकर्क। और देखिए अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। कब छीना था? 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 अल्बुकर्क इसका ठीक जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो देखिए फ्रांसीसी कंपनी की बात हो रही है। सबसे पहले किसने स्थापित की थी? कोलवर्ट ने, डूमिस ने, डुप्ले ने, या फिर स्वपर्स ने? तो देखिए कोलवर्ट। ठीक है,
सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी भारत में स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था कोलवर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। तो देखिए गर्मी बहुत है। 18 प्रश्न है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? ठीक है, एक बार दोबारा सुनिए। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र, नील, मसाले या फिर सोरा? तो देखिए कोरोमंडल के तट से जो प्रमुख वस्तु निर्यात होती थी वो थे वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, वस्त्र। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो देखिए मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण वस्तु थी वो थी सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, सूती वस्त्र मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30 क्या कहता है। तो सवाल नंबर 30 है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? 1490 में, 1492 में, 1489 में या फिर 1498 में? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचा था, जहां पर कालीकट के राजा या कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 31, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बैगरोज की दहेज में दिया था? तो देखिए पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक है ना, तो रानी कैथरीन के ब्याह में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था, और ये कब दिया गया था? 1761 में दिया गया था। ठीक है, और सवाल नंबर 32 पढ़ेंगे भाई हम, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था ये 1510 में किया था। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से लिया था अल्बुकर्क ने। ठीक है ना, अल्बुकर्क ने जो गोवा का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे छीन लिया था गोवा को। ठीक है, 1510 में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो देखिए 4 स्थान दिए हुए हैं, दमन, वसीम, मछलीपट्टनम या फिर हुगली। इसमें इनमें से कौन सा स्थान था जो पुर्तगालियों के अधीन में नहीं था? मछलीपट्टनम। तो ऑप्शन नंबर 3, तो मछलीपट्टनम जो था ये पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? सुनहरा फरमान कब दिया गया? तो देखिए 1611 में, 1632 में या फिर 1717 में या फिर 1765 में? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2, 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान दिया गया था। ठीक है, और इस समय मुग़ल बादशाह कौन था? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, 1632 में अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान दिया गया था, और इस समय मुग़ल बादशाह कौन था? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 34, भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की थी? तो देखिए भारत का कौन सा क्षेत्र था जहाँ पर डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी? तो देखिए गुजरात और सिंध, मुंबई और पंजाब, गुजरात और बिहार या फिर मद्रास और अवध? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, गुजरात और सिंध। गुजरात और सिंध नहीं होगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात और बिहार। ठीक है, तो गुजरात और बिहार में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ की थी? गुजरात में और बिहार में। और प्रश्न उसमें जो विकल्प नंबर 3 हमारा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 36, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? तो देखिए चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक कर किराए पर दे दिया था, और ये कब दिया था? 1668 में। तो ऑप्शन नंबर 4, 1668 में दे दिया था। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय ने
1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए की दर से दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और इसको कहाँ से मिली थी? दहेज में कैथरीन से विवाह करके पुर्तगालियों ने दिया था, ठीक है। सवाल नंबर 37 देखेंगे भाई, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? औद्योगिक होगा, गलत टाइप हो गया है, और प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? इलाहाबाद और ग्वालियर, नागपुर और ये क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, ये भी बनारस और अहमदाबाद या और लखनऊ और पूना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, बनारस और अहमदाबाद। नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद और ग्वालियर, ठीक है, पक्का यही होगा। इलाहाबाद और ग्वालियर ही 2 केंद्र नहीं थे, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 38, भारत में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? तो भारत में जो यूरोपीय व्यापारी थे उनकी जो रुचि थी वो किस में थी? मसाले में थी, ठीक है, वो थी मसाले में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आगे देखिए सवाल नंबर 39, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? ठीक है, तो देखिए ये थे बंगाल और असम में, बंगाल और असम में सक्रिय थी। तो बंगाल और असम इसका ठीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 40 क्या कहता है। 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो देखिए यह एक निजी कंपनी थी, यह फ्रांसीसी सरकार द्वारा समर्थित निजी कंपनी थी, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम थी, यह भारत में व्यापार करने वाली फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित थी कंपनी थी, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम थी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? मतलब असत्य निकालना है, जो गलत कथन छांटना है। वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, यही गलत होगा पक्का। आगे देखते हैं। फिर भी आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा था, बिल्कुल ठीक बात है कि जेम्स प्रथम ने अकबर को एक पत्र लिख के दिया था और जिसको लेकर के आ रहा था, और उसके पोत का नाम हेक्टर था, ये भी ठीक बात है। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था, ये भी ठीक बात है। तो देखिए वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, यह स्टेटमेंट गलत है। अब आप ही सोचिए, जेम्स प्रथम एक ऐसे आदमी को भला कैसे भेज देता जिसको तुर्की भाषा नहीं आती थी, जबकि भारत में तुर्कों का राज था, ठीक है। तो इसलिए विलियम हॉकिंस को ही भेजा गया था, ठीक है। तो वह तुर्की भाषा बोल सकता था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें गलत जवाब होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने उसके आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसने बंदरगाह तक पहुंचने पर उसे रोकने का प्रयास किया, उसने उससे उसके साथ मैत्रीपूर्ण स्वागत किया, उसने उससे यथाशीघ्र बंदरगाह छोड़कर जाने को कहा। एक दो जगह दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन आपको कोई चीज़ गलत नहीं मिलेगी। तो देखिए उसने उसके साथ मैत्रीपूर्ण स्वागत किया, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जब वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था तो वहाँ के शासक ने उसका स्वागत किया था मैत्रीपूर्ण तरीके से, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्रश्न नंबर 43, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? तो देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है कि आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? तो देखिए ये नाम था, ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप डायरेक्ट, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये आरंभ में ब्रिटिश कंपनी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यही नाम रखा गया था। अब देखते हैं सवाल नंबर 44। तो देखिए 44वां प्रश्न है,
डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, तो देखिए डचों ने जो पहली कोठी स्थापित की थी वो की थी पुलिकट में। कहाँ की थी? पुलिकट में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था। चंदनगर, कारिकल, माही या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका जवाब हो जाएगा। तो 45वां सवाल जो है गलत है, इसको काट देते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 47। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए भारत में पहली जो फ्रेंच बस्ती थी वो स्थापित की गई थी सूरत में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। कुछ सेकंड से सम्मिलित करना है। तो देखिए पहले है डच। डचों किससे मिलाएंगे हम? जो डच थे इनका संबंध है पुलिकट से, ठीक है, यानी कि एक का दूसरा हो गया। और इंग्लिश का जो संबंध है ये हो जाएगा हुगली से, ठीक है, यानी कि दूसरे का तीसरा हो गया। और पुर्तगीज का संबंध जो होगा ये हो जाएगा आपका गोवा से, यानी कि तीसरे का सी का 3 में हो जाएगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंच का संबंध है चिनसुरा से, ठीक है। तो देखिए 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 49 की। तो प्रश्न नंबर 49 है परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं, यानी कि 17वीं सदी का अंत और 18वीं की शुरुआत में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? गुजरात एवं मारवाड़ी व्यापारियों का, पुर्तगालियों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो देखिए डच, ये था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का इस पर अधिकार था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक जवाब। तो दोस्तों अब हम देखेंगे सवाल नंबर 50 जो कि आज की वीडियो का अंतिम सवाल होगा। तो देखिए 50वां प्रश्न है बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, तो देखिए बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला जो मुगल बादशाह था वो कौन था? वो था शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां, ठीक है। पहले भी एक सवाल आया था इसी टाइप का, वहाँ से पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया था शाहजहां ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल ठीक जवाब। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 50 प्रश्न जो कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लिए गए थे आधुनिक भारत के इतिहास से। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।